Hello students, in this video we will discuss the first chapter of geography, resources. Introduction. All resources have value or worth. हर रिसोर्स की एक अपनी वैल्यू होती है, एक अपनी कीमत होती है, उसकी अपनी वर्थ होती है. Some resources such as crop and minerals have economic value, that is they can be brought and sold. कुछ resources जैसे कि crops हो गए या मिनरल्स हो गए, तो उनकी तो एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब उनको हम पैसे में काउंट कर सकते हैं, वैल्यू उनकी होती है. क्यों? क्योंकि उन्हें ख़रीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है. थिंग विच गिव अस जॉय एंड प्लेजर आर ऑल्सो रिसोर्स. जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं या हमें प्लेजर देती हैं, हमें अच्छा लगता है उन्हें इस्तेमाल करके, बट दे डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, जो आप खाते हैं तो उससे आपको अच्छा लगता है, फिर वो आपको प्यार करती हैं तो आपको अच्छा लगता है. ठीक है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स है क्योंकि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. बट दे डो नॉट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यू, लेकिन उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही खूबसूरत सा लैंडस्केप है, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कोई माउंटेन है या कोई प्लांट है या फ्लावर है, तो उसको हम देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं तो वो हमें प्लेजर दे रहा है. तो ऐसी चीज़ों की कीमत नहीं लगा जा सकती है. अ थिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट यूटिलिटी इज़ डिस्कवर्ड. एक थिंग जो है, कोई भी चीज़ जो है, उसको रिसोर्स तब कहा जा सकता है जब उसकी यूटिलिटी कि मतलब उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये हम डिस्कवर कर लेते हैं तब कह सकते हैं कि वो रिसोर्स है. With the passage of the time, the need of the human being changes, and to fulfill those needs, new resources are recognized and created. समय के साथ साथ इंसान की ज़रूरतें भी चेंज हुई हैं, तो उस चेंज के साथ साथ नए तरीके भी खोजे जाने लगे, नए रिसोर्सेज ढूंढने लगे हम कि कौन से रिसोर्सेज जो हैं किस तरह की नीड को पूरा कर सकते हैं. दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि रिसोर्स को क्रिएट करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे या दे रहे हैं, वो है आपका सबसे पहला टाइम और टेक्नोलॉजी. इन दोनों चीज़ों ने रिसोर्सेज को ढूंढने में, ये कौन कौन से रिसोर्सेज एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, काफ़ी मदद की है. ह्यूमन बींग आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स एज दे प्रोवाइड आइडियाज़, स्किल, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. इंसान जो हैं, हम इंसान जो हैं, वो भी हम एक रिसोर्स ही तो हैं. क्यों? क्योंकि हम अपने आइडियाज़, अपनी अपनी हमारी जो स्किल है, कौशल है, जो हमारी नॉलेज है, जो हमें जितना आता है, नए तरीके के आविष्कार, डिस्कवरी करना, इसलिए ह्यूमन बींग को रिसोर्स कहा जाता है. जिससे क्या होता है कि विच कन्वर्ट द मैनी थिंग टू वैल्यूबल रिसोर्स, मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल रिसोर्स में बदल देते हैं, नई तरह की खोज करके, अपनी नई तरीके की नॉलेज को देकर या किसी नए तरीके का इन्वेंशन करके. वी कैन से डैट एनी थिंग दैट फुलफिल ह्यूमन नीड कैन बी टर्म एट्स रिसोर्स. हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि इंसान की ज़रूरत को पूरा कर रही है, फुलफिल कर रही है, उसे रिसोर्स कहा जा सकता है. एनी सब्सटेंट और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूटिलाइज मे बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान जिसे यूटिलाइज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे हम रिसोर्स कह सकते हैं. रिसोर्सेज कई तरीके के हो सकते हैं. नेचुरल, जो नेचर के द्वारा दिए गए हों. मैन मेड, जो इंसानों ने बनाया है, या फिर इंसान खुद. नाउ क्लासिफिकेशन. रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से है: नेचुरल, मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्स. और नेचुरल रिसोर्सेज आपके 5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि वो रिसोर्स कहाँ से आया है. बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड है. बेस्ड ऑन यूटिलिटी, कि स्टॉक में कितना है या उसको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस किस जगह पे वो अवेलेबल है. ओनरशिप, कि उस रिसोर्स का मालिक कौन है. अब इसको हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये जो पूरा आपका क्लासिफिकेशन दिया है कि ओरिजिन के हिसाब से भी दो होते हैं, एक बायोटिक, एक आयोबायोटिक. फिर उसके हिसाब से डेवलपमेंट के हिसाब से भी दो होते हैं, एक पोटेंशियल, एंड एक्चुअल. एक्चुअल के साथ उसको डेवलप भी कहते हैं. फिर आपका यूटिलिटी के हिसाब से भी दो रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दो होते हैं, लोकलाइज और यूबिक्विटियस. फिर आपका ओनरशिप के हिसाब से चार होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल. नाउ सबसे पहला हमारा रिसोर्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. नाम से ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स की नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि जो आपको नेचर से मिला है, जो नेचर ने हमें दिया है. तो नेचर ने तो हमें बहुत कुछ दिया है. हवा दी है, पानी दिया है, सॉइल, मिट्टी दी है, रॉक्स दिए हैं, मिनरल है, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स, एनिमल, ये सब नेचर ने दिया है. तो ये डायरेक्टली इन रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनके नेचुरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं जैसे ये हमें मिले हैं.
और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और बेटर कर दिया है, तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज इज़ बेस्ड ऑन, नेचुरल रिसोर्सेज की जो यूटिलिटी है, मतलब जो इस्तेमाल हम उसको कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर बेस्ड होती है। एक तो जगह, वेयर इट अकर, कि वो कहाँ पे मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्स किस जगह पे मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना कि वो इस्तेमाल करने लायक है कि नहीं है, कि हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। द फॉर्म इन विच इट अकर, किस फॉर्म में वो अकर हो रहा है। द टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट फॉर आवर यूज़, साथ ही साथ उस पर क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हम भी उसको इस्तेमाल कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया जो हमें नेचर में मिल रहे हैं। पहला तो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब है कि वो कहाँ से आया, तो नेचुरल रिसोर्सेज के ओरिजिन के हिसाब से हम उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक का मतलब हो गया ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जान होती है, और अबायोटिक जिनमें जान नहीं होती है। जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे आपके छोटे छोटे जीव या ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस, दोबारा भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, और समय के साथ साथ वो इंक्रीज़ होते रहते हैं। लेकिन अबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, मतलब नॉन लिविंग होते हैं। साथ ही साथ समय के साथ साथ ये एग्जॉस्ट होते रहते हैं, मतलब कि ख़त्म होते रहते हैं, जितना हम उनको यूज़ करते जाएंगे वो ख़त्म होते जाएंगे। इसका एग्जांपल आपका हो सकता है लैंड हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं। नौ सेकेंड, अब नेचर में जो इन्वायरमेंट में आपके रिसोर्सेस है उसका क्लासिफिकेशन हम डिवीज़न जो है वो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं, कि वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड है और कितना अनडेवलप्ड है, हम उसके बारे में क्या जानते हैं। तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो आपका एक्चुअल रिसोर्स होता है, इसको हम डेवलप भी कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्स या डेवलप रिसोर्स, और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल या डेवलप, डेवलप से देखिए उसकी डेफिनेशन पता चल रही है कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बारे में आपको काफ़ी कुछ पता है। आपको पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में एनवायरनमेंट में मिल रहा है, कितनी उसकी क्वालिटी क्या है, या उसको हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे कि ऑयल रिजर्व्स ऑफ अरब कंट्रीज़, जो अरब कंट्रीज़ है, हमें पता है कि अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर ऑयल रिजर्व्स हमें मिलते हैं। या फिर साउथ अफ्रीका में ज़्यादातर गोल्ड डिपॉजिट मिलते हैं। या फिर जो आपका भाखड़ा नंगाल डैम है जो इंडिया में है, वो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी हमें पता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एक्चुअली या डेवलप रिसोर्स। दूसरा रिसोर्स है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्षमता, कि ये एनवायरनमेंट में तो है, ये पर्यावरण में है, और लेकिन हमें अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि मतलब ये किस लोकेशन पर है, कहाँ मिल सकता है, या कितनी क्वांटिटी में हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट बट whose quantity and location are not fully known and the resources are not being utilized completely at present, मतलब आज की तारीख में हम उनको पूरी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? शायद इसके बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है, या टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए हम इन रिसोर्सेज के बारे में पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। जैसे एग्जाम्पल, विंड, विंड इज़ बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी, हवा का इस्तेमाल एनर्जी को जनरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे जो विंड मिल होती हैं, तो तमिलनाडु या गुजरात के कुछ पार्ट्स में विंड मिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लेकिन अभी पूरी तरीके से वहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, या हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो विंड क्या है? एक तरीके का पोटेंशियल रिसोर्स है। या सोलर एनर्जी देख लीजिए, जो सूरज से मिलती है सोलर एनर्जी, तो वो भी हमारे इंडिया के लिए क्या है? पोटेंशियल है, कि हमें पता है कि सन है, सूरज की किरणें हैं, और उससे सोलर एनर्जी पैदा की जा सकती है। लेकिन अभी पूरी तरीके से पूरी हमारी कंट्री में इसका हर जगह पे यूटिलाइजेशन हम नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूबिलिटी, अब रेन्यूबिलिटी के हिसाब से भी दो तरीके से हो सकते हैं आपके, एक तो रेन्यूबल, दूसरा नॉन रेन्यूबल। रेन्यूबल का मतलब क्या हो गया, कि मतलब आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉन रेन्यूबल मतलब एक बार यूज़ कर लिया, एग्जॉस्ट हो गया तो ख़त्म, तो मतलब ख़त्म। नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के अंदर, उसे रेन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है। जैसे कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से हमें मिले हैं, जैसे कि सनलाइट, एयर, आर अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल, इन्हें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होते, ख़त्म नहीं होते हैं।
देयर क्वांटिटी इज़ नॉट लिमिटेड, उनकी क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है। सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि मान लीजिए आपका पानी ही है, मान लीजिए अगर पानी आपका गंदा हो जाता है तो हम उसको दोबारा से फिल्टर कर सकते हैं, यूटिलाइज तो कर सकते हैं, तो वो कैसा एग्जाम्पल हो गया आपका, वो हो गया रिन्यूएबल। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हमारे नेचर में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड हैं, उनका स्टॉक बड़ा लिमिटेड है, अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैसेस हैं। तो ये रिसोर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, इनको आप दोबारा से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और अगर ये प्रोड्यूस होंगे तो ये बहुत ही लंबा समय लेंगे, बहुत ही लंबा जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम लग जाएगा इनको क्रिएट होने में। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कि कौन सा रिसोर्स किस एरिया में मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, उसके हिसाब से दो हैं, एक है लोकलाइज और दूसरा है यूबिक्विटियस। लोकलाइज का मतलब हो गया जैसे कि कुछ रिसोर्सेज आपके ऐसे होते हैं कि आपके हर जगह हैं, जैसे पानी, सॉरी जैसे कि एयर है, हवा है, हवा तो हर जगह है, जैसे सनलाइट, सूरज की किरण हर जगह है, तो ये कैसे हैं, हर जगह प्रेजेंट है, तो यूबिक्विटियस रिसोर्सेज उसको कहा जाएगा। लेकिन कुछ रिसोर्सेज आपके ऐसे हैं जो किसी खास जगह पर ही मिलते हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ मिनरल्स की, जैसे आपका मैंने अभी एग्जांपल दिया था अरब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादातर पेट्रोल मिलता है। तो अब जैसे कि हमारा इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो साउथ के साइड में है वहाँ पे हमें बहुत मसाले अच्छे मिलते हैं। तो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे हमें एप्पल के बहुत बड़े बड़े अच्छे से फार्म मिल जाएंगे, तो ये या फिर ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये क्या एग्जांपल है कि लोकलाइज रिसोर्स है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही आपको मिलता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब ओनरशिप के हिसाब से, ओनरशिप का मतलब है यहाँ पे कि रिसोर्स है तो उसका कोई मालिक भी तो होगा, तो ओनरशिप के हिसाब से इसको हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसा रिसोर्स जो आप प्राइवेट ओन करते हैं, आपका अपना है, उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपके लिए आपका रिसोर्स क्या होगा, आपका घर, ठीक है, आपकी गाड़ी, या फिर आपके अपनी कोई लैंड आपकी जो आपने ख़रीद रखी हो, उस पर कोई और अधिकार नहीं जमा सकता है, कुछ नहीं कह सकता है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। नाउ कम्युनिटी ओन, कम्युनिटी से देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मिलकर आपस में किसी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग के पास में अगर कोई पार्क बना हुआ है या कोई आपका प्लेग्राउंड बना हुआ है, तो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो उस कम्युनिटी के ही जो बच्चे हैं वो वहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि उस कम्युनिटी ने मिल के उसको बनवाया है। तो उस तरीके का रिसोर्स का इस्तेमाल उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग ही कर रहे हैं, तो वो क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। नेशनल रिसोर्सेज की बात हम कर रहे हैं, मतलब जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो वाटर का हो या आपके फॉरेस्ट हो, जंगल हो, जानवर हो, ज़मीन हो, मिनरल्स हो, जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के दायरे में आ रहे हैं, जो हमारी जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की जो बाउंड्री जहाँ तक फैली हुई है, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो क्या कहलाए जाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि वो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर हैं। और अगर हम ओशन की बात करें, तो ओशन की बात करने पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो ओशन का एरिया है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक, जितना भी एरिया है वो हमारा नेशनल रिसोर्स है। 12 नॉटिकल माइल्स, जब हम पानी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम किलोमीटर्स में तो मेजर नहीं कर सकते ना, कि जैसे रोड है तो हमने बता दिया 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, या तो पानी का मेजरमेंट हम नॉटिकल माइल्स में करते हैं। तो जो एक 1 नॉटिकल माइल्स होता है, 1 नॉटिकल माइल, उसको अप्रॉक्स 1.852 किलोमीटर कहा जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया नियर बाई 19 किलोमीटर्स। तो हमारी जो कोस्ट लाइन है, जो हमारी जो पानी की जो हमारी जो कोस्ट लाइन है, वहाँ से लेकर 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर तक का पूरा एरिया हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल रिसोर्स हो जाएगा। मतलब हम इस जोन तक हमारा पूरा अधिकार है कि हम पूरा, हमारे पास राइट है कि हम 12 नॉटिकल माइल्स तक हम पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब हो गया कि जो हमें एरिया दिया गया है कि हम यहाँ तक यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके बाहर अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह के रिसोर्सेज को कहा जाता है इंटरनेशनल रिसोर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, 200 किलोमीटर ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है ये वो एरिया होता है
जो एक तरीके का आपका एक डिस्टेंस बताता है कि इस डिस्टेंस तक एक कंट्री का आपकी कोस्ट लाइन है, और जहाँ तक कंट्री अपना क्लेम कर सकती है कि क्लेम कर सकती है कि हमारे पास राइट है कि हम इस पानी के इस एरिया तक काम कर सकते हैं, हम फिशिंग कर सकते हैं या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उस तरह के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तो अप टू 200 किलोमीटर्स आपका जो एरिया होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, वहाँ तक तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 200 किलोमीटर के बाहर जा रहे हैं, तब हमें एक इंटरनेशनल रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रिसोर्सेज को हम कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। अब हमारा नेक्स्ट रिसोर्स है, यहाँ पे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं ना। मैन मेड रिसोर्स का मतलब ये हुआ जो इंसानों ने बनाया, मैन मेड इंसान के द्वारा बनाया। अब जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, ठीक है, तो सम नेचुरल इन्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द आइटम ऑफ यूटिलिटी। तो कुछ नेचुरल जो हमें नेचर के द्वारा जो गिफ्ट मिले हुए हैं, उसको हमने समय के साथ साथ अपने अनुसार हमने उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने उन रिसोर्सेज को अपने अनुसार कन्वर्ट कर लिया कि कैसे उसे हमें यूटिलाइज़ करना है। तो उसे हमने मैन मेड रिसोर्स कह दिया। जैसे कि जो कच्चा पेट्रोल होता है जो कि हमें नेचर से मिलता है, जैसे जो क्रूड पेट्रोल मतलब कच्चा पेट्रोल, हम उसको रिफ़ाइन करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, रिफ़ाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, तब हमें पेट्रोल डीजल मिलता है। तो ये क्या हो गया कि कच्चा पेट्रोल तो नेचर से मिला, तो नेचुरल रिसोर्स, लेकिन अब उसमें हमने उसको रिफ़ाइन किया, साफ़ किया, फिर उसको यूज़ करने लायक बना दिया, तो वो क्या हो गया, मैन मेड रिसोर्स, क्योंकि अब उसमें इंसान की टेक्नोलॉजी, उसका स्किल लग गया। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी सोसाइटी के लिए वर्क करता है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु मेकअप अ वर्क फोर्स, तो एक तरीके का लोगों का ग्रुप जो वर्क फोर्स बनाता है, अपनी टीम बनाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में। इन्हें रिसोर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान के अंदर ही इतनी एबिलिटी, काबिलियत होती है कि वो किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके अपने अनुसार या इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करने की क्षमता रखता है। अब हमारे पास लैंड है, अब खाली लैंड का आप क्या यूज़ कर सकते हैं? नहीं। इंसान है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर करता है, या फिर उसके ऊपर घर बना लेता है, या रोड बना लेता है, ब्रिज बना देता है। तो ये इसीलिए हम इंसानों को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन, हमारे देश की जनता हेल्दी होगी, एक्टिव होगी, मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा है, वो एक्टिव भी है, और उसकी स्किल भी, उसके पास स्किल है, काम करने का हुनर है, तो वो हमारे देश के लिए क्या है? रिसोर्स है, हमारे देश के लिए रिसोर्स हो गया वो। पीपल हैव द स्किल एंड नॉलेज टू डेवलप टेक्नोलॉजी, लोगों के पास स्किल होता है, पढ़ाई करते हैं जब हम, हमारे पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान होता है कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, और विद इट्स हेल्प दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। और टेक्नोलॉजी और अपनी नॉलेज इस सब का इस्तेमाल करके इंसान के अंदर ये काबिलियत होती है कि वो नए तरीके के रिसोर्सेज को डेवलप कर देता है और लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है। ह्यूमन बीइंग एक्सप्लोर, रिसर्च, डेवलप एंड एक्सप्लॉयट द ओरिजिनल रिसोर्सेज। तो इंसान के अंदर ही इतनी काबिलियत थी कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको, उनके ऊपर रिसर्च करना, उसको और ज़्यादा खोजना, उसको अच्छे से एक्सप्लॉयट करना, उसको डेवलप करना, ये सब इंसानों ने किया है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि रिसोर्सेज को कैसे बचा के रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हमने पढ़ा है कि नेचर में हमारे पास क्या है, लिमिटेड हैं, और अगर हम उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। डिमांड तो बढ़ रही है कि रिसोर्सेज चाहिए, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उतनी तेज़ी से रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाया जा सकता है। सिंस द डिमांड इज़ मोर, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसीलिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज जेड्यूशली विदाउट वेस्टिंग देम, मतलब ठीक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना सही ढंग से, उनको वेस्ट किए बगैर, आप उनको बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक से इस्तेमाल करेंगे। इसी में स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आज की आपने नीड भी, लोगों की प्रेजेंट पॉपुलेशन की आपने नीड भी पूरी कर दी है, लेकिन आप किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसकी ज़रूरत को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने आज की ज़रूरतें तो पूरी कर ली, लेकिन हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा कर ही नहीं रखा, सब कुछ ख़त्म कर दिया।
इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द रीज़न फॉर द डिप्लीशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये ढूंढना होगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म क्यों हो रहे हैं, डिप्लीट क्यों हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमें वेस्टेज कम करनी होगी। और जो बहुत ज़्यादा हम हर चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको कम करना होगा। रिसाइकलिंग करनी होगी, पोल्यूशन कम करना होगा, इन्वायरमेंट को बचाना होगा। वाइल्ड लाइफ, जो जंगली जानवर हैं या जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारे नेचर से मिला है, उसको भी प्रिजर्व करना होगा, बचाना होगा। साथ ही साथ हमें कुछ और अल्टरनेट रिसोर्सेज, मतलब कुछ और रिसोर्सेज को भी ढूंढना पड़ेगा ताकि हम उनको यूज़ कर सकें। तो हमारा मोटो, हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम क्या है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का? सबसे पहले तो लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके रहने का तरीका इम्प्रूव करना। अर्थ में जो भी रिसोर्सेज हमें दिए हैं उसको बचा के रखना, कंजर्व करना। नेचुरल रिसोर्सेज को हम बर्बाद नहीं करेंगे, उनको डिप्लीट होने से हमें बचाना होगा कि वो बर्बाद ना हो। देन अडॉप्ट अ प्रॉपर एटीट्यूड, हमें एक अच्छा बिहेवियर रखना होगा अपने एनवायरनमेंट के प्रति। साथ ही साथ अपनी आने वाली भविष्य में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बचा के सेव करना, ताकि एनवायरनमेंट का सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमारी फ्यूचर जनरेशन भी कर दे। द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल वे, सबसे आसान और सबसे सक्सेसफुल तरीका कंजर्वेशन करने का, रिसोर्सेज को बचाने का है कि हम 3R मेथड का इस्तेमाल करें। अब ये 3R मेथड क्या है? रिड्यूस, कम करना, रीयूज़, दोबारा इस्तेमाल करना, एंड रिसाइकलिंग। तो आपने किसी चीज़ को दोबारा से यूटिलाइज़ किया। तो ये 3 मेथड्स का इस्तेमाल करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो चाहते हैं अपने एनवायरनमेंट में उसको अचीव कर सकते हैं। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।